अंकित। शुरुआत करते हैं। 25वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता, और ये साक्षात्कार विधा है। इसको लिखा है भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, और डॉक्टर हरदेव बाहरी से प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ला ने जो साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया है वही है। लेखक परिचय। प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल हिंदी के जाने माने विद्वान माने जाते हैं। अपनी रचनाओं और साहित्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी की बहुत सेवा की है। प्रस्तुत पाठ में प्रोफेसर शुक्ल ने भाषाविद डॉक्टर एक मिनट, यस। प्रस्तुत पाठ में प्रोफेसर शुक्ल ने भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी से साक्षात्कार के अंशों का वर्णन किया है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने के भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी, जिनकी उम्र 85 वर्ष की हो गई थी, भाषा विज्ञान पर 32 ग्रंथ और 16 कोशों के रचयिता डॉक्टर हरदेव बाहरी से साक्षात्कार का वर्णन उपरोक्त पाठ में किया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी की सेवाओं ने हिंदी भाषा की रीढ़ को मजबूत करने का कार्य किया है। भारत के विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान के अध्यापन की स्थिति। हिंदी के सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी का भाषा शिक्षण के संबंध में कहना है कि विद्यालयीन शिक्षा के अंतर्गत भाषा शिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए। विद्यालयीन मतलब स्कूलों में भी लैंग्वेज की पढ़ाई होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में ऐसा है ही नहीं। डॉक्टर बाहरी का कहना है विदेशों में विद्यार्थी के पहले 8-10 वर्षों में भाषा विज्ञान की पढ़ाई इतनी हो जाती है कि बाद में वे वहां के छात्रों को भाषा का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। वे भाषा में बड़े शोध निबंध, शोध प्रबंध और शोध ग्रंथ लिखते हैं। भाषा पर उनका पूरा अधिकार होता है। हमारे देश में भाषा शिक्षण की पद्धतियों पर कोई विशेष प्रयोग नहीं किए गए हैं। हरदेव बाहरी जी का कहना है कि एमए करने के बाद भी हम में से बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान अपूर्ण ही बना रहता है। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर इन आर्ट्स करने के बाद भी जो है लोगों के पास पूरा ज्ञान नहीं आ पाता और ज्ञान अपूर्ण इनकम्प्लीट रहता है। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में अनेक विषयों पर बल देते हैं, पर भाषा पर बल नहीं देते। पाठ्य पुस्तक में एक जीवनी होनी चाहिए, एक एकांकी होनी चाहिए, एक पाठ स्वास्थ्य पर होना चाहिए, एक पर्यावरण पर इत्यादि। हम भाषा को केवल माध्यम बनाते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, इतिहास, भूगोल या नागरिकता की। स्कूली पाठ्यक्रम को समूल सुधारने की आवश्यकता है। हाई स्कूल तक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो भाषा का क्रमिक ज्ञान कराएं, तथा ताकि हमारा विद्यार्थी उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार आदि में पूर्णतया दक्ष हो। बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है, देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी ना बहुत बड़े वो थे, आपको साहित्यकार थे और सबसे बड़े भाषाविद थे। उनका व्याकरण आता है, वो मेरे पास है उनका व्याकरण। तो वो बहुत जानकार थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, खास करके जो व्याकरण पर है उनका है। तो इसमें उनका कहना है कि भाषा के बारे में मतलब जो है उदासीनता, सरकार का उदासीन। उनका कहना है कि एक चैप्टर पर्यावरण पर होना चाहिए, एक स्वास्थ्य पर होना चाहिए, एक भाषा पर होना चाहिए। स्कूलों में साइंस या हुआ या फिर और भी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, ये सब पे, बायोलॉजी, ये सब पे बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु भाषा के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए वो दुखी है। हाई स्कूल तक हमारी हिंदी क्या दिया है, एक पाठ स्वास्थ्य का पर होना चाहिए, एक पर्यावरण पर आदि।
हम भाषा को केवल माध्यम बनाते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं इतिहास, भूगोल या नागरिकता की। स्कूली पाठ्यक्रमों को समूल सुधारने की आवश्यकता है। समूल मतलब एकदम शुरुआत से हाई स्कूल तक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो भाषा का क्रमिक ज्ञान कराएं, ताकि हमारा विद्यार्थी उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार आदि में पूर्णतया दक्ष हो जाए। अब तो हालत यह है कि न हमारा स्कूली अध्यापक भाषा की शुद्धता और मानकता की चिंता करता है और न ही उसके छात्र। हिंदी प्रदेशों में एक सा उच्चारण नहीं है क्योंकि परिनिष्ठित उच्चारण का अभ्यास नहीं कराया जाता है। हिंदी के नए पुराने स्नातक व और वो, श और सौ, छ और क्ष में अंतर नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि शहर बोलना है तो लोग बोलते हैं शहर, शहर अलग हो गया और श से होना चाहिए। वैरी का वैरी, शाला का साला, ऋषि विश्वामित्र को ऋषि विश्वामित्र, रक्षा को रक्षा इत्यादि सैकड़ों प्रयोग सुनने में आते हैं। विद्यार्थी को अपनी मातृबोली का व्याघात आड़े आता है। वह बचपन से ही अपने माँ बाप या पड़ोसियों साथियों से ऐसी ही उच्चारण का अभ्यास करता आ रहा होता है। परंतु भाषा तो वह है जिसमें बोलीपन को बदलकर भाषापन लाना अध्यापक का कार्य है। ठीक है। परंतु अध्यापक भी इन्हीं संस्कारों से बड़ा हुआ है। जब स्वयं जब उसका स्वयं का बोलीपन नहीं गया तो अपने विद्यार्थियों की भाषा कैसे सुधार सकता है। अब अंकित पढ़िए तो यहां से कोश विज्ञान पर कार्य। अंकित जी सर। पढ़िए, कोश विज्ञान पर कार्य। कल आप क्लास नहीं थे जी क्लास में? परसों नहीं थे सर। हाँ वही परसों 26 तारीख को। क्यों, मैं डॉक्टर पास गया था सर। क्या हुआ, ठीक है ना सब? हाँ, कान चेकअप किया, ठीक है। पढ़िए, कोश विज्ञान पर कार्य। कहाँ था? कोश विज्ञान के अंतर्गत कोश विज्ञान का आरंभ भी एक संयोग से हुआ। हिंदी कहाँ से साहित्य पढ़ रहे हैं? लेखक शुक्ल जी ने डॉक्टर बाहरी से पूछा। कोश विज्ञान पर कार्य। लेखक शुक्ल जी ने डॉक्टर बारीक से पूछा कि आपने भाषा विज्ञान के साथ साथ कोश विज्ञान पर कार्य कार्य क्यों क्यों किया है। तब डॉक्टर हम्म बारी ने कहा कि कोश विज्ञान की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत शब्दकोश या शब्द भंडार को तैयार करने तथा इनका कैसे प्रयोग हो जैसी बातों का अध्ययन किया जाता है। आज प्रतिदिन कई नए नए शब्दों का सृजन सृजन हो रहा है। इन्हें हम्म शब्दकोश में शामिल करना तथा उन्हें हम्म भाषा में प्रयोगित बनाना कोश हम्म विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। कोश हम्म कार्य का आरंभ भी एक संयोग से हुआ। हिंदी साहित्य हम्म सम्मेलन इलाहाबाद ने एक योजना बनाई कि कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पर एक अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण हो। डॉक्टर हम्म बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उन दिनों सम्मेलन से जुड़े हुए थे। हम्म ने इन दो भाषाओं में मेरी योग्यता देखी, या शायद मैंने शब्दार्थ विज्ञान पर ही डिलीट कर लिया था। हम्म। इसलिए उन्होंने मुझे 3-4 सहायकों के साथ उस कोर्स को संपादन करने की अनुमति दी। संपादन करने की अनुमति दी, जरा सॉरी, जोर से पढ़िए। संपादन करने की अनुमति दी। मैंने हम्म 2 साल के परिश्रम में उसका संपादन कर डाला, परंतु भारत सरकार से अनुदान लेने के चक्कर में सम्मेलन के ने उसका संशोधन ऐसी पद्धति से कराना चाहा जो मुझे स्वीकार नहीं थी। हम्म। इसलिए उस शब्दकोश ने शब्दकोश से अपना पेट अपना छुड़ाया। पिंड छुड़ाया। मेरे इस अर्जित अनुभव का लाभ ज्ञान मंडल वाराणसी
ने उठाया। चाहा तो मैंने उनके शब्द बृहद हिंदी कोश, जो 2 जिल्दों से प्राप्त है, तैयार कर दिया। इस कोश में मेरी ख्याति बढ़ी और मुझे सरकार ने एक सोवियत सरकार ने एक रूसी हिंदी कोश के संपादन हेतु आमंत्रित। सोवियत मतलब रूस, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, अमेरिका मतलब अमेरिका अलग एक ही कंट्री नहीं है जी, अमेरिका में बहुत सारा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। उसी तरह से यूएसएसआर होता था, ठीक है, सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, यूएसएसआर रिपब्लिकन, ऐसे करके था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिकन ऐसे करके था, या रसिया ऐसे कुछ था। तो मुझे सोवियत सरकार ने एक रूसी, बताइए, रूस से इनको आमंत्रण आया, ऑफर आया कि आप यहाँ पर आकर के एक हिंदी का शब्दकोश मतलब डिक्शनरी बनाइए। उत्साह बढ़ा, फिर यहाँ से पढ़िए, धीरे धीरे मैंने कोश कार्य को अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लिया। भारत सरकार और जर्मन गणवादी जनतंत्र के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझौता हुआ और जर्मन हिंदी तथा हिंदी जर्मन कोश की योजना बनी, जिसमें मेरा नाम लिया गया। मतलब जर्मन लैंग्वेज से हिंदी में और हिंदी लैंग्वेज से जर्मन कोश मतलब डिक्शनरी, जिसमें कि इनका नाम लिया गया। 3 साढ़े 3 महीने के लिए मैं जर्मनी में रहा और कुछ समय केंद्रीय हिंदी संस्थान से भी जुड़ा रहा। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार का एक भाषा संबंधी केंद्रीय निकाय है। इसमें हिंदी भाषा संबंधी विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि एवं अन्य बातों के लिए परामर्श देना, समय समय पर सरकार तथा उसके विभिन्न विभागों को हिंदी भाषा के अध्ययन संबंधी कार्यों एवं अन्य बातों के लिए परामर्श देना। परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। कोश कार्य बहुत कठिन है। बेल्जियम में एक कहावत है कि यदि किसी अपराधी को प्राण दंड से कुछ कम कठोर दंड देना है तो उसे कोश कार्य में लगा देना। तो बेल्जियम में ये कहा जाता है, अगर किसी को मृत्यु दंड से या प्राण दंड से कुछ कम कठोर देना है तो उसको कोश कार्य में लगा दीजिए। कोश संपादन का क्षेत्र अछूता है, इसलिए अपने कोश कार्य पर रुचि दिखाई और अब तो इनका स्वभाव ही बन गया है। आ रहा समझ में अंकित? हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी कोश साहित्य में कमियां। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी कोश साहित्य में अब भी बहुत कमियां हैं। उनके अनुसार हिंदी में दर्जेवार कोशों की बहुत कमी है। अंग्रेजी के कोश बड़े सुंदर, रंगीन, सचित्र और आकर्षक होते हैं। ऐसे ही कोशों की हिंदी में भी आवश्यकता है। हिंदी प्रदेशों की सभी बोलियों के शब्दकोश होने चाहिए। हमारी बोलियों में बहुत सारी शब्द संपदा भरी पड़ी है, जिसका हमारी संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। इसे प्रकाश में लाना चाहिए। इससे हिंदी भाषा की सामर्थ्य का विकास होगा। कई वर्षों से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की एक योजना चल रही है, परंतु उत्तर प्रदेश की बोलियों के शब्द भंडार का संकलन नहीं हो पाया है। दूसरे हिंदी भाषी राज्यों को भी इस विषय में अपना योगदान देना चाहिए। हिंदी में बड़े बड़े कोश व्याप्त हैं, उनकी आवृत्ति तथा उनके संशोधन परिवर्धन की काफी जरूरत है। वर्षों पहले वृहद हिंदी कोश, मानक हिंदी कोश तथा हिंदी शब्द सागर तैयार हुए थे। तब से अब तक हजारों नए शब्द भंडार में समाहित हुए, जिनका संकलन नहीं हो पाया। विधि ज्ञान और तकनीकी संबंधी सैकड़ों शब्द हमारे इन कोशों से ही मिलते हैं। कुछ बोलियों के शब्द आए तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से तथा सामूहिक रूप से इनका संपादन भी नहीं हुआ। वास्तव में मानक, आधुनिक और प्रचलित से हिंदी कोशों की आवश्यकता है। यहां से पढ़िए तो अब अंकित, भारत में हिंदी का उज्जवल भविष्य।
क्या हुआ जी, मैंने पढ़ने कहा तो आप निकल गए क्लास से ही। अंकित निकल गया। भारत में हिंदी का उज्जवल भविष्य। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, इसके बावजूद उसे वह स्थान हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया है जो किसी। पढ़िए तो अंकित यहाँ से। भारत में हिंदी का उज्जवल भविष्य। भारत में हिंदी का उज्जवल भविष्य है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, इसके बावजूद उसे वह स्थान हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया जो किसी राष्ट्रभाषा का होना चाहिए। इसके लिए हमें और हमारी सरकार को प्रयत्न करना होगा। भाषाविद हरदेव बाहरी ने के अनुसार हिंदी भाषी प्रदेश से बाहर के राज्य अपनी अपनी भाषाएं अपनाएं, इससे हिंदी का कल्याण ही होगा। यदि हिंदी भाषी प्रदेश के राज्य केवल हिंदी में राजकाज करे तो हिंदी का सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। फिर तो केंद्र सरकार के दफ्तरों में जो शिथिलता है वो भी नहीं रह पाएगी। यदि हिंदी प्रदेश में ही नगर पालिकाएं, नगर महापालिकाएं और जिला बोर्ड तक अंग्रेजी को ना जोड़े तो किस बलबूते पर हम लोग हिंदी को अन्य ऊंचे दर्जों देखिए, के लिए कार्यक्रम। ऐसा है ना कि बहुत लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है, और जो है पढ़ने भी नहीं आता है, ना लिखने आता है, ना समझ में आता है। लेकिन हर जगह जो काम काज है, मैक्सिमम जगह पे एक आवेदन भी लिखना है तो अंग्रेजी में लोग लिखते हैं। या फिर मान लीजिए कोर्ट कचहरी बैंक में भी आवेदन लिखना है, तो कहने का मतलब जो भाषा ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं, उसमें काम होना चाहिए, बजाय उसके हम लोग अंग्रेजी में काम करना प्रेफर करते हैं। जो कुछ लोग अंग्रेजी जानते हैं, अब आप रूस में चले जाइए, वहां पर रशियन चलता है, जर्मनी में चल जाइए जर्मन, फ्रांस में चल जाइए फ्रेंच, चीन में चले जाइए चाइनीज चलता है, वहां इंग्लिश थोड़ी ना चलता है, नहीं चलता है। चाइना में तो फेसबुक भी बैन है। मैंने कभी रिसेंटली पढ़ा था कि किस कंट्री में तो व्हाट्सएप भी बैन है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता वहां पे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अंग्रेजी का कुछ दिखा नहीं, फैशन हो या भाषा हो या कुछ हो, तो उसको तुरंत हम लोग अपना लेते हैं। पढ़िए, हिंदी संपर्क भाषा या राजभाषा तो है ही। पढ़िए यहाँ से। हिंदी संपर्क भाषा या राजभाषा तो है ही, उसके लिए मांग करने या आंदोलन उठाने की आवश्यकता नहीं है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा यानी सरकारी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा को मान्यता प्राप्त होती है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत में संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज उसी भाषा में भी होने चाहिए। परंतु भारत में क्या है, देखिए ऐसा, जो आपको महाराष्ट्र में है वो बोलेगा मराठी मेरा लैंग्वेज सुपीरियर है। जो हैदराबाद में है वो बोलेगा कि तेलुगु मेरा अच्छा है, केरला का साइड का बोलेगा मलयालम अच्छा है, तमिल बोलेगा मद्रास साइड का जो है चेन्नई साइड का तमिल अच्छा है, हिंदी वाला हिंदी, भोजपुरी, तो ये बटा, बंगाल वाला बंगाल, तो इस तरह से बटा हुआ है। कोई एक पर्टिकुलर, लेकिन मेजरली हिंदी तो चलता है। फिर भी हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहता है सब कोई। हिंदी सब ये हमने वह उस भाषा की राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत में संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज भी उसी भाषा में होना चाहिए। भारत में हिंदी मध्य प्रदेश सहित अन्य 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। शेष प्रदेशों में अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी तथा संस्कृत किसी भी राज्य की राज्य भाषाएं नहीं है। कौन कौन सा? संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी तथा संस्कृत, ये 3 भाषा है ना, कश्मीरी, सिंधी तथा संस्कृत। कार्यों के क्रियान्वयन, शिक्षा का माध्यम, रेडियो तथा दूरदर्शन के में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय के लिए रखा गया।
सीमित समय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया था, क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को ध्यान में रखना आवश्यक है। बड़े बड़े मेलों में, रेलगाड़ियों में, तीर्थ स्थानों में और मिले जुले जमघटों में सारे देश में हिंदी व्याप्त है। मतलब हिंदी कहने का मतलब, लेखक का मतलब है कि सभी जगह हिंदी व्याप्त है, परंतु फिर भी लोग अंग्रेजी के प्रति बहुत ज्यादा मोहित हैं। जब अंग्रेजी का वर्चस्व घटेगा और देश में अपनी भाषाएं प्रतिष्ठित होंगी, तो हिंदी ही काम देगी। राजभाषा और शिक्षा की भाषा का गहरा संबंध। राज्य में जब हिंदी की मांग होगी तो भाषा माध्यम के रूप में भी हिंदी ही चलेगी। कला विषयों में हिंदी प्रदेशों में आज भी 80% छात्र हिंदी लेते हैं। विज्ञान, चिकित्सा और अभियांत्रिकी में अभी विषमता है। सो इंटर तक को प्राय हिंदी माध्यम है, तक तो प्राय हिंदी माध्यम है, लेकिन बाद में अंग्रेजी आ जाती है। इस विषमता का समाधान होना चाहिए और दोनों प्रकार के भाषा स्तरों का सामंजस्य भी होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सेवा आयोगों, इसको पढ़िए तो यहां से अंकित, पेज नंबर 141। अंकित जी सर, पढ़ रहा पढ़िए। विद्या। नहीं नहीं, विधा के ऊपर से होना चाहिए के बाद से यह भी आवश्यक है, वहां से यह पढ़िए। भी आवश्यक है कि सेवा आयोगों की परीक्षाओं का माध्यम हिंदी प्रवेश में अनिवार्य रूप से हिंदी और संघीय आयोग की परीक्षाओं के सेवा विकल्प में आयोग का मतलब क्या समझते हैं आप? संध्या पता नहीं। सेवा आयोग मतलब लोक सेवा आयोग, ठीक है, सन राज्य सेवा आयोग, वन सेवा आयोग, हाँ, रेलवे सेवा आयोग, ये सब हुआ सेवा आयोग, ठीक है। आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेन ऑफिसर, ये सब जो आता है वही सब, ठीक है। बढ़िया, पढ़िए। यदि शिक्षा के माध्यम लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के माध्यम से संबंध बना रहेगा तो हिंदी को प्रोत्साहन ही मिलेगा। विद्या के माध्यम के रूप में हिंदी में भी बहुत काम बाकी है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक तो बहुत लिखे जा रहे हैं और उन पर हजारों लाखों रचनाएं लिखी जा सकती है, लेकिन इनमें भाषा भाषा का वह स्तर दिखाई नहीं पड़ता। अतः हिंदी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए अंग्रेजी के वर्चस्व को कम कर हिंदी को वर्चस्व को कम करना होगा। अगर वर्चस्व को आपको, कम करना हाँ, होगा। अगर हिंदी को लाना है तो अंग्रेजी का दोहरा भाषा बनाना होगा। हिंदी को और अच्छी, हिंदी को बढ़ावा देना होगा। बढ़ावा देना भारत, होगा। पढ़िए। भारत के केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारी के कई विभागों के में हिंदी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हिंदी अधिकारी नियुक्त करने का कारण यह है कि संबंधित विभागों में हिंदी भाषा संबंधी आने वाली समस्याओं को दूर करना। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्यों आदि के लिए संबंधित विभागों में हिंदी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में भी ये हिंदी अधिकारी सहायक होते हैं। कुछ प्रश्न है, उसको कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरदेव बारी डैश एक साहित्यकार, एक भाषाविद, एक गीतकार, एक राजनेता। तो उत्तर होगा एक भाषाविद। हाँ सर। भाषाविद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं। लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक। डॉक्टर हरदेव बारी ने किस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया? व्याकरण, गणित शास्त्र, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा कोश विज्ञान। हमारी राजभाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो इसका उत्तर होगा हिंदी। डॉक्टर हरदेव बारी का साक्षात्कार किसने किया? त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने, गिरिराज किशोर ने, श्रीलाल शुक्ल ने, सत्येंद्र दुबे ने। तो चौथा का जो आंसर है वो पहला होगा, त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने किया। डॉक्टर हरदेव बारी ने भाषा विज्ञान पर कितने ग्रंथ लिखे हैं?
12, 22, 32, 42, तो इसका उत्तर होगा 32। जर्मन से हिंदी और हिंदी से जर्मन कोश किसने बनाया? डॉक्टर हरदेव बारी ने, त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने, सत्येंद्र नाथ ने, शिलाल शुक्ल ने। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर हरदेव बारी ने। तो इस तरह से 25वां चैप्टर खत्म हो गया। चलिए 26वां पढ़िए। निग्रो, सैनिक से भेंट। निग्रो मतलब जो आपको अफ्रीका साइड में होता है ना, उनका बनावट ही अलग तरह का होता है देखने में। अगर किसी बच्चे के सामने वो खड़े हो जाए तो बच्चा रोने लग जाएगा डर के, ऐसा होता है। लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं वो लोग। तो ये एक्चुअल में एक यात्रा संस्मरण है। इसके पहले जो हमने देखा वो विधा था साक्षात्कार विधा, मतलब स्टाइल। ये हो गया यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण मतलब होता कहीं गए आप और यात्रा में क्या सब हुआ, क्या अनुभव हुआ आपको, उसको लिखना। दैट इज कॉल्ड यात्रा, ट्रेवलर्स ब्लॉग आजकल आता है। ठीक है, इसको लिखा है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी ने। उनका परिचय यह है कि इनका जन्म 28 मई 1908 को पटियाला के भदौड़ गांव में हुआ था। ग्राम में उनका मूल नाम देव इंडर बत्ता था। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को आत्मसात किया और उन्हें पुस्तकें और वार्ताओं में संग्रहित कर दिया, जिसके लिए वो लोक यात्री के रूप में जाने जाते हैं। सत्यार्थी जी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश को विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की तथा उन स्थानों के संस्मरणों को भावात्मक शैली में भी रचित किया। क्या गोरी क्या सांवली तथा रेखाएं बोल उठी, सत्यार्थी जी के संस्मरणों के अपने ढंग के संग्रह हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी में लोकयान, धरती गाती है का प्रकाशन 1948 में हुआ। इसके बाद बेला फूले अधिरात, बाजन आवे ढोल, चित्रों में लोटियां, चट्टान के पूछ लो, चाय का रंग, नए धान से पहले, कठपुतली, तेरी कसम, सतलुज प्रमुख हैं। इसी प्रकार हिंदी एक युग एक प्रतीक, कला के साहित्य आदि विभिन्न ग्रंथों का भी संपादन उन्होंने किया। और 12 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। सो निग्रो सैनिक से भेंट पाठ का सारांश ये है कि एक बार लेखक डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी की एक बार दिल्ली के कनॉट पैलेस की बेंच पर एक निग्रो सैनिक से भेंट हुई। कहां पर? कनॉट प्लेस जो है दिल्ली में, वहां पर एक बेंच पर में उनसे मुलाकात हुई। उसका ही विस्तृत वर्णन किया है। दो व्यक्ति की भेंट, दो जातियों तथा दो देशों का मिलन। वो जो निग्रो है ना तो हमारे कंट्री का है, ना हमारे जैसा है, ना हमारी जाति का है, वो अलग ही प्रजाति है एक तरह से। अपने यात्रा संस्मरण में डॉक्टर सत्यार्थी ने इस भेंट या मुलाकात को, जो कि दो अपरिचित व्यक्तियों की मुलाकात थी, इस तरह से दो जातियों का, दो देशों का मिलन बताया है। वह युद्ध का समय था, अतः किसी सैनिक से बात करने में संकोच होना स्वाभाविक था। ठीक है, किंतु उस निग्रो सैनिक ने सिगरेट का कश लगाते हुए जब निग्रो जाति का सारा इतिहास लेखक के सम्मुख रख दिया तो लेखक का संकोच दूर हो गया। निग्रो जाति का दुख। वहीं बेंच पर बैठे बैठे उसने लेखक का एक निग्रो गीत के मर्म स्पर्शी बोल सुनाए। वो ये था, वो जो निग्रो जो गीत सुनाया लेखक को, वो गीत का सारांश ये था, या गीत ये था मर्म स्पर्शी, मतलब ऐसा जो आपकी आत्मा को छू जाए। वो गीत ये है, चाहो तो मुझे पूरब में दफना दो, चाहो तो मुझे पूरब पश्चिम में दफना दो, मैं उस तुरही की पुकार बराबर सुनता रहूंगा सवेरे के वातावरण में। ये गीत उसने निग्रो सैनिक ने लेखक को सुनाया। अनंत दुख में भी निग्रो जाति किस प्रकार सुख की कल्पना करती रही थी, यह गीत उसी की ओर संकेत कर रहा है। गाते गाते उसकी आंखें चमक उठी थी, जैसे उसे अपने पुरखों की याद हो आई, जिनकी पीठ पर गुलामी की प्रथा के युग में सदैव चमड़े का लपलपाता हंटर बरसने को तैयार रहता था। देखिए, जो भी निग्रो है ना, अफ्रीकन जो है, बहुत सारे लोग अफ्रीका में, वो लोग गुलाम थे।
और गुलाम का काम क्या होता है, 2 समय का खाना मिलेगा और पूरा खटते रहिए। तो वही लेखक निग्रो कह रहा है, उसको अपना पुरखों का याद आ गया, पूर्वजों का, जिनका की पीठ पर गुलामी का प्रथा के युग में सदैव चमड़े का लपलपाता हंटर बरसने को तैयार रहता। चमड़ा चमड़ा का हंटर से मारा जाता था उन लोगों को। जैसे उसे अपने पुरखों पर गर्व हो। वो गाना से लगता है कि उनको अपने पुरखों पर में गर्व है, जिनके बलिदानों के कारण आज वह जीवित था और उसे एक स्वतंत्र शहरी के अधिकार प्राप्त थे। वास्तव में कहा जाता है कि पुराने निग्रो गीत दुख दर्द के प्रतीक हैं, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो निग्रो जाति को वेदना ही वेदना पीनी पड़ी थी। वेदना मतलब तकलीफ, दुख। वेदना की रेखाओं द्वारा ही निग्रो गीतों की स्वर लिपि को निश्चित रूप मिला था। बात करते करते निग्रो सैनिक जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता तो यूं लगता वह अपनी जाति की बची खुची वेदना पर पर्दा डाल रहा है। कई बार यूं लगता कि उसके मन में कहीं कोई ऐसी गांठ पड़ गई है जो हजार यत्न करने पर भी नहीं खुलती। मुझे एक निग्रो लोकोक्ति की याद आने लगी। क्या है लोकोक्ति? मतलब बातचीत का, सामान्य बातचीत की भाषा में वो वह वर्ड को कहा जाना, उसको कहते हैं लोकोक्ति। गांठ का कहना है कि संसार कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। ऐसी भी क्या गांठ है जिसे मैं खोल सकता? मैं उससे कहना चाहता। वह निग्रो अपनी बात कहते कहते बीच में हंसकर गुनगुनाने लगा। गीत की रूपरेखा कुछ इस प्रकार थी। यहां से पढ़िए तो अंकित। वह काली कलूटी छोकरी सदैव भन्नाई रहती। यहां से पढ़िए अंकित, जी सर, पढ़ रहा। पढ़िए। वह काली कलूठी छोकरी सदैव मनाई रहती, नई जूती लाओ, नई जूती लाओ। उसके हम्म, लिए मैं नई जूती ले दूंगा और नए मौजे भी, हम्म। और स्लीपर भी ले दूंगा। हाँ, स्लीपर भी। जितनी काली होगी जब जड़बेरी, उतना ही मीठा होगा रस। पढ़िए। सत शत शत। सत वर्षों के अत्याचारों के नीचे दबी हुई निग्रो जाति बराबर गाती रही। वह कह रहा था, यह काली जड़बेरी का गीत शायद तुम भी कुछ कुछ समझ गए होगे। इस देश में हम्म। भी तो काली जड़बेरी होती होगी। काली कलुठी निग्रो कन्या का कृपा भाजन बनने के लिए गोरे युवकों में भी संघर्ष चलता है। गोरे काली लेखक करुटी निग्रो कन्या का कृपा भाजन बनने के लिए गोरे युवकों में भी संघर्ष चलता है। मतलब देखिए कैसी होती है, काली कलुटी होती है। आपने देखा है कि निग्रो जाति एकदम काला लगेगा, कोयला है, कोयला जैसा। देखा है कि नहीं आपने? काला होगा पूरा आदिवासी। हाँ, उसका जो है होंठ मोटा मोटा बड़ा बड़ा और बाल एकदम छोटा छोटा। नहीं देखा है आपने? और एकदम पूरा जंगल में झाड़ जैसा कैसा घर में रहता है। लेकिन काली कलुटी निग्रो कन्या, कन्या मतलब लड़की, का कृपा भाजन बनने के लिए, मतलब उसका सानिध्य पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए गोरे युवकों में भी संघर्ष चलता है। गोरे का मतलब हुआ कि जो अंग्रेज है, तो काली कलुटी है तो उसके पास कौन जाना चाहे, परंतु ऐसा नहीं है। उसके पास जाने के लिए गोरे भी लालायित रहते हैं, ये कहना है इस स्टोरी में। गोरे लेखकों द्वारा लिखे गए अनेक नाटकों में इस कथानक को प्रस्तुत किया गया है। अब बहुत सारा जो गोरे नाटककार हैं, लेखक हैं, जो कि गोरे मतलब जो अंग्रेज लेखक हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। अमेरिका में निग्रो लोगों की दुर्दशा एवं आजादी, पढ़िए। उस निग्रो के विशेष जोर देकर यह बात बताई कि अमेरिका में निग्रो शब्द बहुत आम हो गया है। यह भी बताया कि आज भी निग्रो के प्रति घृणा दिखाते हुए निगर शब्द किया जाता है, जिसे कोई अब भी जैसे अब जैसे हम लोग के यहाँ बोलते हैं ना जी, साउथ इंडियन सो खट्टा। बहुत आदमी बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। बोलता है कि नहीं?
तो सर हाँ पता नहीं, पहली बार सुना है। हाँ, जो ये साउथ इंडियन उसको बोलेगा खट्टा, खट्टा पानी ऐसे कुछ बोलेगा। तो उसी तरह से ये निग्रो जो है उस जाति को निगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे पढ़िए। जिसे कोई भी भला निग्रो पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग को पसंद नहीं है ऐसा सुनना। चौड़ी नाक और घुंघराले बाल, देखिए कैसा होता है, नाक चौड़ा होता है, बाल घुंघराला। सफेद दांत, निग्रो की ये विशेषताएं मैं अपने मित्र में देख रहा था, और यह भी यह कि किसी को उसे निगर कहकर पुकारने का अधिकार मिल सकता था। यह सच है कि छठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवादियों ने अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के प्रदेशों में से निग्रो जाति के करोड़ों नर नारियों को पकड़कर अमेरिका के शहरों में ले जाकर बेचने का धंधा अपना लिया था। मतलब कहां से आया अमेरिका में? अफ्रीका में। जो मतलब ये क्या हुआ छठी शताब्दी में, और छठी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जब अफ्रीका गुलाम था, तो उस टाइम में यूरोप का जो साम्राज्यवादी था अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के प्रदेशों से निग्रो के जातियों को करोड़ों नर नारियों लोगों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के शहरों में ले जाकर बेचने का धंधा बना लिया था। और इस प्रकार 10 करोड़ निग्रो अपनी जन्मभूमि से अलग किए गए थे। यद्यपि उनमें से 4 करोड़ व्यक्ति ही अमेरिका पहुंच पाए, और बाकी 6 करोड़ निग्रो बीमारी अथवा अत्याचारों के कारण रास्ते में ही चल बसे थे। किस प्रकार पूरे 150 वर्षों तक यूरोपीय साम्राज्यवादी उद्योगवाद के महल की नींव में करोड़ों निग्रो सदैव इस असहीनता का डटकर मुकाबला करते रहे। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार 1 जनवरी 1833 को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने, अब्राहम लिंकन, लिंकन मतलब समूचे अमेरिका से गुलामी की शर्मनाक प्रथा का अंत करने का घोषणा किया। स्वतंत्रता के बाद गुलामी, गुलामी से मुक्ति के बाद भी के बावजूद भी शुरू शुरू में निग्रो लोगों को अनेक कष्ट हुए। गुलामी से मुक्त होकर भी सचमुच वह स्वतंत्रता नहीं मिल पाई जिस पर वह गर्व कर सकते थे। अब ये एक गीत है, इस गीत को गाइए। जब हमें स्वतंत्रता मिली, मालिक से, खेत से, कारखाने से, गुलामी से, स्वतंत्रता मिली, सुनहरी स्वतंत्रता मिली, सुंदर स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता। हाँ स्वतंत्रता, हम्म, सुंदर स्वतंत्रता मिली, पर एक कठिन हम्म, समस्या हो तो थी। जाऊं तो कहाँ हम्म, जाऊं, पास एक गेला तक नहीं, कैसे स्वतंत्र बनूं। ना बैठने का को ठौर, ना पैर में जूता, ना खाने का कौर, हाय हम्म, हदमगे, क्या हम्म, गुलामी ही है तेरा धर्म। हम्म, पढ़िए। अमेरिका के निगरों द्वारा ईसाई धर्म अपनाना। अरे बाप रे। हम्म, लेखक ने इस निग्रो मित्र ने लेखक को यह बताया कि अमेरिका के सभी निग्रो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। वे ईसाई कैसे बने? इस संबंध में उसका मानना है कि नाच गाने में मदमस्ती की अचेतन अवस्था में ईसाई मशीनरियों के जाल में मिशनरियों सॉरी ने के जाल में उलझते, मतलब ये मिशनरी लोग मतलब ना। सर। अरे मिशनरी नहीं होता है, मिशनरी ऑफ चैरिटी। जैसे बेल्डी चर्च कैसा स्कूल है, मिशनरी का स्कूल है। आपको जो यहाँ पर बिष्टुपुर में एक और स्कूल है, हाँ हाँ सेंट हाँ मैरीज, कैसा है वो? मिशनरी का स्कूल है। मिशनरी मतलब वहाँ पादरी होता है, ठीक है, जो फादर जिसको बोलते हैं वो होता है, हेड होता है, उसका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, हाँ। ठीक है, और अपना जो है धर्म को बढ़ाना, मिशनरी। लेकिन 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 ये तो ये सब बात हो गया, परंतु जो मदर टेरेसा है उनका जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी था। वो क्या था? मिशनरी ऑफ चैरिटी, मतलब ट्रस्ट कह लीजिए, ठीक है। तो वो अलग चीज था, परंतु मतलब वो आजकल लोग बहुत सा। कन्वर्ट कराती थी वो लोग। कौन? मदर टेरेसा? हाँ। बट ऐसा कभी भूल कभी मत बोलना। मदर टेरेसा इज द फिगर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वो जो जो बच्चा है, असहाय है, गरीब है, उसका हम्म। भलाई करती थी।
जैसे यहाँ उनको लिखा हुआ है अमेरिका निग्रो द्वारा ईसाई धर्म को अमेरिका लिखा हुआ है ना, मदर टेरेसा का हाँ नाम नहीं सुने हो तुम? जी सुने सर, इसलिए तो मदर पूछे हम टेर, आपसे। मदर टेरेसा अलग फिगर है, पर्सनालिटी है, वो कलकत्ता में उनका बहुत हाँ बड़ा वो है है। मूर्ति हाँ, जी। मदर टेरेसा का वो जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। जी उनको संत का ये दिया गया, उपाधि दिया गया है, सेंट, सेंट मदर टेरेसा। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह से वो अलग है। लेकिन जो मिशनरी होता है, जैसे मिशनरी का बहुत सारा स्कूल वगैरह है ना, बेल्डी स्कूल सुना है आपने? बेल्डी चर्च स्कूल, हाँ वो सब स्कूल हो गया। लेकिन क्या है कि कुछ लोग, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ आदिवासी को क्या करते हैं, वो धर्म लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके उसको धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये लोग तो, हमारे यहाँ के आदिवासी तो उतने गरीब नहीं है, परंतु ये निग्रो लोग उस जमाने में बहुत बहुत गरीब गरीब थे। थे। तो नाचने गाने में मस्त रहते थे, और उसी दरमियान जो अचेतन अवस्था में, मतलब जब बेहोश रहता है आदमी, ईसाई मिशनरियों के जाल में उलझते चले गए। जो मिशनरी है वो अपना पूरा मिशन बना करके वो काम करते चला गया। जबकि वर्तमान में स्थिति यह है कि निग्रो कवि अपनी कविताओं में ईसाई धर्म की आलोचना बेझिझक करते हैं, लेकिन अब वो अपनी अपनी ओर लौटना चाहते हैं। आप जैसे अंकित शर्मा कितना भी आपको अमेरिका में देते रहने के लिए सब कुछ कर दे, फिर भी अपना देश, अपना माटी, अपना लोग, अपना रिश्तेदार, अपना गांव, अपना देश, आपको जो है जब भी इधर आइएगा या जब भी आने का मौका मिले तो सब छोड़ छाड़ के लोग वहीं पे आ जाए। जी तो सर। वही कह रहा है कि अपनी जो है ना, निग्रो कवि अपनी कविताओं में ईसाई धर्म की आलोचना बेझिझक करते हैं। अब उसकी आलोचना कर रहे हैं वो, क्योंकि अब ये लोग पढ़ लिख, वो लोग मूर्ख थे पूर्वज लोग, लेकिन ये लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, तो इनको अपना आभास हुआ है, अपना जो है चीज है उस पर में इसको गर्व हो रहा है कि हम, हमारा संस्कृति इतना अच्छा है। इस प्रकार एक एक करके उसने लेखक को दो निग्रो कविताओं की पंक्तियां सुनाई। विश्व के हर देश में लोकतंत्र थे। लेखक का सोचना है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में जैसे हरिजनों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाने लगा है, ऐसा ही अमेरिका में भी निग्रो के प्रति समानता का व्यवहार शुरू हो, जो कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो हरिजन है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉट ट्राइब बट शेड्यूल कास्ट में जो भी आते हैं, उनको जो है सो कितना ज्यादा सहूलियत है। आप SC ST एक्ट है, कानून है उनके लिए। तो उनका कहना है निग्रो का कि हमारे यहाँ भी काश ऐसा हो कुछ कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून बने। ऐसा ही अमेरिका में निग्रो के प्रति समानता का व्यवहार शुरू हो, जो कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। लेखक सदैव इस प्रतीक्षा में रहता है कि वह निग्रो सैनिक जो उसे मिला था, लेखक को एक पत्र के माध्यम से यह खबर भेजे कि अब निग्रो भी एक स्वतंत्र देश का नागरिक होने के साथ ही सही मायनों में स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। पाठ में आई हुई लोकोक्तियां हैं, जैसे गांठ का कहना है कि संसार कभी आगे जाता है कभी पीछे। झूठा आदमी कहता है कि मेरा गवाह यूरोप में है। सिर और बोझ गर्दन की मुसीबत है। ठीक है, जब कान नहीं सुनते तो आंखें देखती भी नहीं। छोटी मक्खियां रस जुटाती हैं, बड़ी मक्खियां खाती है मधुर मधुर। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है निग्रो सैनिक से भेंट। पाठ है निबंध, संस्मरण, कहानी, समाचार, क्या है? तो इसका उत्तर होगा संस्मरण है। संस्मरण निग्रो सैनिक से भेंट के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, क्या होगा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी। डैश नागरो निग्रो सैनिक लेखक को कहां मिला था? दिल्ली में, विदेश में, जयपुर में, इलाहाबाद में। तो उत्तर होगा दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। डैश में निग्रो कमजोर है? कला और साहित्य में, बहादुरी में, देशभक्ति में और गणित में। किसमें कमजोर है? चौथा, चौथा का जो आंसर होगा वो चौथा होगा, वो ये है कि गणित में वो कमजोर है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका से गुलामी की शर्मनाक प्रथा के अंत की घोषणा की? तो ये की अब्राहम लिंकन ने की थी।
अमेरिका के निग्रो किस धर्म को स्वीकार कर चुके हैं? पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? सॉरी, ईसाई। ईसाई धर्म। डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म कब हुआ था? 1908, 1901, 1808, 1898? तो इसका उत्तर होगा 1908। जो 8वां क्वेश्चन है, निग्रो लोगों को अमेरिका की गुलामी से कब मुक्त किया गया? 1 जनवरी 1883, 1 जनवरी 1933, 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1833? तो इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 1833। चलिए, ये एक चैप्टर है, यदि बा न होती। बा कौन थी? माँ को पढ़ाया था ना, माँ। आज अगर 1.5 घंटा भी लगेगा ना तो इसको खत्म कर देते हैं। कोई दिक्कत है आपको? सर 5 बजे जाना है सर। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं 5 बजे आप चले जाइएगा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट और होगा, ठीक है ना? तो देखिए, बा कौन थी बताइए तो। बा थी आपको गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। फोन आ रहा है। हाँ, बा मतलब हुआ कस्तूरबा गांधी। होती तो शायद गांधी को यह, उसको लिखा है गिरिराज किशोर से सत्येंद्र शर्मा ने। ये देखिए, बा, ये जो इसके पीछे कहता है ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है, जो कि उसको, चाहे पत्नी हो, बहन हो, माँ हो या दोस्त हो, कोई भी हो, कोई ना कोई एक सफल, हर व्यक्ति के पीछे एक सफल स्त्री होती है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए क्या लिखा है, लेखक का परिचय, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो इसमें यही लिखा हो, यदि बा न होती तो गांधी को यह ऊंचाई न मिलती। तो गांधी जी को जो इतनी ऊंचाई मिली, उसके पीछे बा का भी सैक्रिफाइस है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं कौन? डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा। उनके लेखन की सरलता पाठकों को उनकी ओर खींचती है। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। इसका सारांश यह है, यदि बा न होती तो गांधी जी को यह ऊंचाई न मिलती। पाठ पहला, गिरामीटिया उपन्यास के लेखक श्री गिरिराज किशोर से उक्त उपन्यास के संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। श्री गिरिराज किशोर एक सुप्रसिद्ध साहित्य कथाकार हैं, जिन्होंने कई कहानियां तथा उपन्यास लिखे हैं और लेखन में मूल कथा के साथ साथ कल्पना एवं संवेदना संवेदना का भी बहुत अच्छा समन्वय वो करते हैं। यहाँ से पढ़िए तो अंकित, पहला गिरमिटिया लिखने का कारण। जी सर। जरा जोर से पढ़िएगा, पढ़िए। पहला गिरिमिटिया एला हम्म। अपने उपन्यास पहला गिरमिटिया लिखने का कारण पूछने पर श्री गिरिराज गिरिराज किशोर का कहना था कि गांधी पर 2 तरह के ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक हम्म। जीवनी जो उनके अनेक लोगों ने लिखे, दूसरे उन पर विशेष विश्लेषणात्मक ग्रंथ जो गांधी जी के विचारों, नीतियों या कार्यों पर लिखे गए हैं। हम्म। श्री गिरिराज जी ने कहा कि मैंने जब गांधी जी पर कार्य शुरू किया तो जब तक जाना कि असली गांधी दो दक्षिण अफ्रीका में था। हम्म। अपने सारे संघर्ष तथा सारे प्रयोग तो वे अफ्रीका में कर चुके थे। गांधी के प्रति हम्म। गहरी जिज्ञासा अंतस में उनके जीवन को समझने का भाव इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण रहा। पहला गिरमिटिया सब
सुप्रसिद्ध कथाकार श्री गिरिराज किशोर की एक रचना है। यह गद्य साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास शब्द का अर्थ पहला होता है। गिरमिटिया उपन्यास जीवनी है या उपन्यास, यह पूछने पर भी गिरिराज ने इसे उपन्यास बताया। जीवनी तो जिंदगी घटनाओं को समुच्चय है, घटनाओं का समुच्चय है, लेकिन उपन्यास के लिए उन घटनाओं में से ऐसी स्थिति को चुनना पड़ता है जिसे उपन्यासकार अपनी कल्पना और संवेदना को भी कंप्यूटर युग में, जबकि तीव्रगामी दृश्य श्रव्य, तीव्रगामी दृश्य मतलब जल्दी से जल्दी जो टीवी में मोबाइल में देख लेते वो कह रहा है, श्रव्य मतलब सुनना या सुनने वाला साधन, माध्यमों के कारण पढ़ना कम होता जा रहा है। लोग आजकल पढ़ना कम कर दे रहे हैं और मोबाइल में ज्यादा चीज देख रहे हैं। इतना बड़ा ग्रंथ लोग कैसे पढ़ेंगे? इस आशंका पर कथाकार ने एक घटना बताई कि श्री विष्णुकांत शास्त्री ने इसे देखकर कहा था कि मैं इसे पढ़ने का समय कैसे निकाल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसे 3-4 रोज में ही पढ़कर इस पर अपने विचार लेखक को व्यास सम्मान मिलने के अवसर पर श्री विष्णुकांत को बता दिए। यही नहीं, लेखक को व्यास सम्मान मिलने पर के अवसर पर श्री विष्णुकांत शास्त्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि महाभारत के बाद गिरिराज जी ने इस उपन्यास में इतने आयामों और विविधताओं में इतने बहुमुखी चरित्रों का, बहुमुखी मतलब बहुमुखी होगा, का समन्वय किया। अब गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़िए। पेज नंबर, गांधी जी का जीवन चरित्र। अंकित, अंकित, गांधी जी का जीवन चरित्र। श्री गिरिराज जी का कहना था कि मुझे अपनी कलम से ज्यादा भरोसा गांधी जी के चरित्र को पढ़े जाने का था। और गांधी जी का चरित्र पढ़े जाना, मत देखिए, मुझे इस बात का क्या अर्थ हुआ कि मुझे अपने कलम मतलब मैं जो लिख रहा हूं उसमें उतना दम नहीं है, बल्कि गांधी जी का चरित्र जिस प्रकार से मैं प्रस्तुत करूंगा, उनके बारे में जो बातें लिखूंगा और उसको जो लोग जिस प्रकार से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो लोग उनके बारे में थॉट बनाएंगे, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि उस पर मैं खरा उतरूं। लेखक का कहना है कि उन्होंने गांधी जी को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा, श्रद्धा के व्यक्ति के रूप में नहीं। मिथ बनाने की कोशिश नहीं की, मिथ मतलब उसके बारे में कुछ गलत प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की, गलत इंफॉर्मेशन। गांधी जी अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की कसौटी पर खरे उतरे नहीं माने जाते के संदर्भ में श्री गिरिराज जी का कहना था कि गांधी जी के पुत्र हरिदास लंदन पढ़ने जाना चाहते थे, किंतु गांधी जी ने उन्हें नहीं भेजा क्योंकि वे हरिदास की कमजोरियों और विलायत के परिवेश दोनों को जानते थे। गांधी जी विलायत में जिन संघर्षों से गुजरे, हरिदास उनसे पार नहीं पा सकते, ऐसी गांधी जी की सोच थी। साथ ही भारतीयों के लिए गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को उचित नहीं समझते थे। इस बात पर गांधी जी की पत्नी को कस्तूरबा भी उनसे नाराज थी। कस्तूरबा के संबंध में विचार। कस्तूरबा के संबंध में श्री गिरिराज का कहना है कि उनका व्यक्तित्व कहीं कम नहीं था। वे गांधी जी के बराबर के स्तर पर खड़ी होकर गांधी जी से बात करती, लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कस्तूरबा जैसा दृढ़ व्यक्तित्व न होता तो गांधी जी को शायद यह ऊंचाई ही न मिलती। पढ़िए अंकित, पेज नंबर 147। दक्षिण अफ्रीका। नहीं, कस्तूरबा गांधी के हर कार्य पर नजर रखती थी। जी, गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी के हर कार्य पर नजर रखती थी तथा उन पर अपना अपना विचार रखती थी, फिर चाहे गांधी जी उनकी बात माने या ना माने। हाँ, यह बात भी उतनी ही सच है कि गांधी जी ने बाप पर कभी अपनी बात थोपी ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका से विदाई के समय उपहार में मिले सोने के 50 गिनी के हार के संबंध में श्री गिरिराज जी
का कहना है कि वह हार कस्तूरबा चाहकर भी इसलिए अपने पास नहीं रख सकी क्योंकि इस संबंध में गांधी जी ने इस मुद्दे पर बात तथा अपने बेटों से कहा ही कि इन गहनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गांधी जी उन दिनों आत्मनिग्रह के प्रयोग से गुजर रहे थे। गांधी जी की आत्मनिग्रह मतलब मैं कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखूंगा, दैट इज आत्मनिग्रह। पढ़िए। गांधी जी किसी भी मुद्दे पर जब अपना तर्क व विचार रखते थे और अपने को अनुपस्थित कर निर्णय लेते थे, निस्संग व निर्मोही होकर। उनके इसी स्वभाव के कारण वे डिक्टेटर तथा युद्धि भी लग सकते थे। हम्म। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संबंध में आगे श्री गिरिराज ने बताया कि गांधी जी के जीवन के आरंभिक दौर में, यानी अफ्रीका में, रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपमानित कर उतारे जाने की घटना संयोग हो सकती है, किंतु उसके बाद की प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक कार्यकलाप में वे प्रतिफल तथा पग पग पर सचेत दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी के उनके एक नेता महात्मा गांधी को उनके एक नेता के रूप में, एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में, एक सिद्धांतवादी के रूप में हम जिस स्वरूप से परिचित हैं, उनका वास्तव में निर्माण दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। ठीक है। दरअसल गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस दरमियान उन्हें वहां काफी समय रहना पड़ा था। उन्होंने वहां जाकर देखा कि किस तरह एक श्वेत अश्वेत में रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह वहां अंग्रेजों द्वारा वहां के लोगों का, वहां बसे भारतीयों का दमन किया जा रहा है। इसका गांधी जी ने खुलकर विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए उन्होंने खुलकर संघर्ष किया, जिससे गांधी जी की अपनी एक पहचान बनी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी ने जिस तरह पूरे देश का नेतृत्व किया, इसके पीछे उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की अहम भूमिका रही। अतः यह कह सकते हैं कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से गहरा संबंध है। अब अगला जो चीज है वो ये है, एक मिनट जरा देख रहा हूं कि और कितना है। 7 पेज इधर। चलिए इसको पढ़ता हूं मैं, ठीक है। भगत सिंह और गांधी जी। भगत सिंह के मामले में उपन्यासकार ने स्पष्ट किया कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की मृत्यु दंड की सजा को कम करने के लिए अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को मृत्यु दंड को माफ करवाने के लिए कोई अहम प्रयास नहीं किए। यदि वह ऐसा कोई प्रयास करते तो शायद भगत सिंह की सजा कम अवश्य हो सकती थी, और ऐसा इसलिए माना गया कि गांधी जी हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जबकि लेखक का कहना है कि भगत सिंह की मृत्यु दंड की सजा को कम करने के लिए गांधी ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था, और वह दस्तावेज के रूप में स्वयं लेखक ने देखा है। गांधी जी का कार्य क्षेत्र विविध देश। एक अन्य प्रश्न के संदर्भ में श्री गिरिराज ने बताया कि व्यक्ति और सार्वजनिक जीवन मूल्यों में के निर्वाह में गांधी जी बड़े सख्त थे। गांधी जी बहुत चीज में बहुत सख्त थे, ठीक है। जैसे श्री गिरिराज ने बताया कि एक जगह यह बताया कि उन्होंने गांधी जी से जुड़े भारत के विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त लंदन, मॉरिशस और खासतौर पर अफ्रीका के उन स्थलों की भी यात्रा की जो गांधी जी के कार्यस्थल थे। साथ ही एक संदर्भ में उन्होंने नेल्सन मंडेला के इन कथनों का भी उल्लेख किया जो उन्होंने गांधी जी के संबंध। नेल्सन मंडेला कौन है जानते हैं अंकित? हु वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में निकाले, और रंग भेद मतलब काला और गोरा का लड़ाई था, उसका विरोध करते करते वो 27 साल जेल में रहे। और जेल से निकलने के बाद जब वहां चुनाव हुआ तो उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में।
साथ ही एक संदर्भ में उन्होंने नेल्सन मंडेला के इन कथनों का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हालांकि मैं गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं हूं, किंतु अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके द्वारा बताए गए रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं जानता। इस प्रकार डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने यह साक्षात्कार श्री गिरिराज किशोर से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में लिया था और राष्ट्रीय दैनिक हिंदुस्तान तथा अमर उजाला में प्रकाशित करवाया था। पाठ में आने वाले कुछ मुद्दे एवं पात्र। मिथ। मिथ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वह रूप या स्वरूप होता है जिसे कुछ सच या कुछ झूठ भी या कुछ काल्पनिक बातें जिसमें या घटनाओं का उल्लेख होता है, ठीक है, और उसके माध्यम से आदर्श स्वरूप दिया जाता है। किसी व्यक्ति को नायक का रूप दिया जाता है, स्वरूप दिया जाता है, और उसके स्वरूप से समाज में कई कथा कहानियां जुड़ी होती है जो सच भी हो सकती है और काल्पनिक भी। इन बातों व कहानियों को मिथक कहा जाता है तथा उस आदर्श को मिथ। फ्लैशबैक। किसी रचना में फ्लैशबैक से आशय उस घटनाक्रम एवं वर्णन से होता है जो रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से पुरानी बातों या वादों के स्वरूप में, अर्थात जिन्हें रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से अतीत में घट चुकी घटनाओं को स्मृति के माध्यम से पाठकों के सामने रखता है। अभी 10 पेज और है, इसलिए आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।